दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान दुनिया भर के कई बड़े देश एक दूसरे के साथ भयानक जंग लड़ रहे थे। इसी दौरान कई ऐसे इवेंट्स भी हुए जिसने इतिहास में हमेशा के लिए अपनी एक खास जगह बना ली, जैसे हिरोशिमा नागासाकी में किया गया न्यूक्लियर अटैक हो या हिटलर की मौत। ऐसा ही एक मशहूर किस्सा सोवियत यूनियन और फिनलैंड के बीच हुए विंटर वॉर के दौरान देखने को मिला था। आज के समय में जिसे हम रशिया के नाम से जानते हैं, उस दौरान इसे सोवियत यूनियन कहा जाता था। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के इस खूनी लड़ाई में फिनलैंड और सोवियत यूनियन जैसे देश भी शामिल थे। अपने भारी भरकम सेना के सपोर्ट से सोवियत यूनियन फिनलैंड जैसे छोटे से देश पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए उसने अपनी फौज की एक टुकड़ी के साथ फिनलैंड पर हमला बोल देता है। 1 सितंबर 1939 में ईस्टर्न फिनलैंड में शुरू हुए इस वार को विंटर वार का नाम दिया गया। एक रोज जब सोवियत यूनियन की सेना फिनलैंड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक किसी अननोन डायरेक्शन से सोवियत यूनियन के सैनिकों पर गोलियां चलने लगी, जिस वजह से एक एक कर सैनिक जमीन पर गिरने लगे। इससे पहले कि सोवियत आर्मी कुछ समझ पाती, काफी सैनिकों की जान चली गई थी। तभी एक पेड़ की आड़ में छुपे सोवियत यूनियन के जनरल ने अपने सैनिकों से कहा कि छुप जाओ और कवर ले लो, ये व्हाइट डेथ है। आखिर कौन था ये व्हाइट डेथ जिससे रशियन सैनिक भी इतना खौफ खाते थे? आइए जानते हैं व्हाइट डेथ की पूरी कहानी और उनके नाम के पीछे की सच्चाई को आज की इस वीडियो में। दोस्तों, व्हाइट डेथ का असली नाम था सिमो हेहा, जो कि फिनलैंड की सेना का एक बेहतरीन शार्प शूटर या स्नाइपर था। दोस्तों, सिमो हेहा की स्नाइपर स्किल्स का अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि सिमो ने 100 दिनों के बैटलफील्ड के अंदर अकेले ही सोवियत यूनियन के 505 सैनिकों को मार गिराया था। जी हाँ दोस्तों, 505 सैनिक, वो भी अकेले। इस कहानी की शुरुआत होती है जब सिमो 17 साल की उम्र में सिविल गार्ड ज्वाइन करता है। सिमो ने वहाँ हुए शूटिंग कंपटीशन में इतने सारे मेडल्स और ट्रॉफीज जीते कि उसका घर ट्रॉफीज से भर गया। 19 साल की उम्र में सिमो रायबोला के बाईसाइकिल बैटालियन 2 से कंपलसरी मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करता है। उसके बाद उसने 1 साल बैटालियन 1 से एज ए वॉलंटियर काम किया। उसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने के 1 साल पहले यानी 1938 में स्नाइपर की प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई। सोवियत यूनियन और फिनलैंड के बीच चलने वाले 109 दिनों के युद्ध में सिमो 98 दिनों तक बैटलफील्ड में मौजूद था। इस दौरान वो एक दिन में 25 सोवियत सैनिकों को अपने स्नाइपर से निशाना बना देता था। जब वो अपनी स्नाइपर बंदूक से गोलियां चलाता था तो रशियन सैनिकों को पता भी नहीं चलती थी कि गोलियां कहां से चल रही है। दरअसल सिमो ने पूरे वार में व्हाइट कपड़े पहने थे और अपनी गन को भी व्हाइट पेंट से रंग दिया था, ताकि वो स्नो में किसी कैमेलियन यानी गिरगिट की तरह छुपकर हमला कर सके। इस तरह स्नो में छुपकर और एक के बाद एक हमला कर दुश्मनों को मार गिराने की अपनी खासियत की वजह से सिमो को व्हाइट डेथ का नाम दिया गया। दोस्तों, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि स्नाइपर्स दूर से अपने टारगेट को निशाना बनाने के लिए अपने गन के ऊपर एक छोटा सा दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं। इसे स्कोप कहा जाता है, जिससे टारगेट आसानी से विजिबल हो सके और उसे शूट किया जा सके। लेकिन सिमो कभी भी अपने राइफल में स्कोप का इस्तेमाल नहीं करते थे। वो बिना किसी स्कोप का यूज किए 150 मीटर से भी अपने दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने में सक्षम थे। अपने राइफल में स्कोप न यूज करने की सिमो के 2 रीजंस थे। पहला, दिन में स्कोप यूज करने से सनलाइट की वजह से रिफ्लेक्शन का खतरा रहता है, जिससे आपकी लोकेशन का पता चल सकता है। और दूसरा, कभी कभी धुंध के कारण स्कोप को बार बार साफ करना पड़ता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये पूरा विंटर वॉर -6 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में लड़ा गया और इस -6 डिग्री टेम्परेचर में सिमो दिन के 10 से 12 घंटे अपनी पूरी बॉडी को बर्फ में ढककर बिना किसी मूवमेंट के एक ही पोजीशन में रहकर दुश्मनों पर हमला करता था। ठंड से बचने के लिए सिमो ढेर सारे गर्म कपड़े पहने रहता था और साथ ही अपने जेब में ब्रेड के टुकड़े और शुगर भरकर रखता था, ताकि समय समय पर भूख लगने से वो उसे खाता रहे। दोस्तों, ये बात सुनने में अटपटी सी लगती है, लेकिन सिमो का ऐसा मानना था कि रेगुलर इंटरवल में खाते रहने से उसकी बॉडी में हीट बनी रहेगी और वो बेहतर एक्यूरेसी से दुश्मनों पर हमला कर पाएगा। दोस्तों, सिमो हेहा के
वार में लड़ने के कुछ तरीके थे जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जैसे सीमो वार के दौरान सोवियत सैनिकों पर अटैक करने के लिए सुबह एक सही लोकेशन चुन लेता था और फिर पूरे दिन -6 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में 10 से 12 घंटे लगातार उसी पोजीशन पर टिके रहता। अपने मुंह से निकलने वाली भाप को छुपाने के लिए वो मुंह में बर्फ रख लेता था और दुश्मनों पर फायर करते वक्त अपने आगे की बर्फ को उछलने से रोकने के लिए वो बर्फ पर पानी डाल देता था। दोस्तों, आपने मूवीज और वेब सीरीज में देखा होगा कि स्नाइपर्स अक्सर किसी छत, पेड़ या किसी ऊंची जगह पर छुपकर अटैक करते हैं ताकि शूटिंग की एक्यूरेसी अच्छी हो। पर जब एक इंटरव्यू में सीमो से ये बात पूछी गई तो उन्होंने इसे बस एक मीथ बताया। उनके मुताबिक पेड़ या किसी हाई राइज बिल्डिंग से अटैक करने पर टारगेट को शूट करने की एक्यूरेसी कम हो जाती है और साथ ही अगर दुश्मन को आपके पोजीशन का पता चल जाए तो वहां से भाग पाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही एक और इंटरव्यू में उनसे एक सवाल पूछा गया कि उनकी एक्यूरेसी का राज क्या है। क्या उनके पास ऐसा कोई स्पेशल डेडली वेपन है जिसकी मदद से वो दुश्मन सैनिकों को आसानी से अपना निशाना बना लेते हैं। सीमो ने इस सवाल का सिर्फ एक शब्द में बड़ी आसानी से जवाब दिया, प्रैक्टिस। सीमो जो राइफल यूज करते थे वो एक स्टैंडर्ड M28 राइफल थी जो कि उन दिनों एक बहुत ही आम राइफल हुआ करती थी। फिनलैंड के सभी सैनिक वही राइफल इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन उसके बाद भी सीमो सबसे शार्प और डेडली थे। वे सालों से कठोर प्रैक्टिस, डेडिकेशन और एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लाइफ को फॉलो करते थे। सीमो सुबह सबसे पहले राइफल को अच्छे से क्लीन किया करते थे। वॉर में जाने से पहले और वॉर के बाद राइफल की कंडीशन को चेक कर उसका मेंटेनेंस भी किया करते थे। वैसे तो सीमो के द्वारा मारे गए दुश्मनों की कोई प्रॉपर रिकॉर्ड न होने की वजह से लोग अलग अलग आंकड़े देते हैं, पर जब सीमो से इस बारे में पूछा गया कि उन्होंने विंटर वॉर में कितने सोवियत सोल्जर्स को मार गिराया तो उनके द्वारा दिया गया आंकड़ा था 509 के करीब। लेकिन बदकिस्मती से वॉर खत्म होने के 11 दिन पहले 6 मार्च 1940 को सीमो के लोकेशन का सोवियत सोल्जर्स को पता चल गया, जिसके बाद सोवियत सैनिकों ने सीमो पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। उसमें से एक बुलेट सीधा सीमो के जबड़े पर लगी और उनके जबड़े का आधा हिस्सा गायब हो गया। सभी को लगा शायद सीमो की मौत हो गई है और उनके साथियों ने सीमो की बॉडी को बाकी सारे डेड सोल्जर्स की बॉडी के साथ रख दिया। तभी उनके एक साथी ने देखा कि सीमो के पैर हिल रहे हैं और वो अभी जिंदा है, जिसके बाद सीमो को तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। लेकिन ज्यादातर लोगों को ऐसा लग रहा था कि सीमो की डेथ हो गई है। न्यूज़पेपर में भी सीमो की डेथ की आर्टिकल्स छापे जाने लगे, उन्हें श्रद्धांजलि दी जाने लगी। वहीं दूसरी तरफ सोवियत सोल्जर्स सीमो के मौत की खबर सुनकर जश्न मनाने लगे, लेकिन सीमो 11 दिन कोमा में रहने के बाद होश में आ गए और जब वो होश में आए तब उनके चेहरे का आधा हिस्सा गायब था, जिसे रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए सीमो के ऊपर कुल 26 ऑपरेशंस करने पड़े। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन हार मानकर पीस ट्रीट साइन कर चुका था। 109 दिनों तक चले इस लड़ाई में सोवियत यूनियन के 3 लाख से भी ज्यादा सैनिक मारे गए और इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद भी सोवियत यूनियन फिनलैंड की मात्र 10% हिस्से पर ही कब्जा कर पाई। इस हार के बाद सोवियत यूनियन की बहुत बदनामी हुई और फिनलैंड को मोस्ट डेंजरस नेशन की तरह देखा जाने लगा। इस वार के बाद सीमो को कई मेडल्स और पुरस्कारों से नवाजा गया और अब सीमो फिनलैंड के लोगों के लिए हीरो बन गए थे। लेकिन सीमो इतने में खुश नहीं होने वाले थे। वो दोबारा अपने देश के लिए बैटलफील्ड पर जाना चाहते थे, पर उनकी मेडिकल कंडीशंस को देखते हुए गवर्नमेंट ने उन्हें दोबारा बैटलफील्ड पर जाने की परमिशन नहीं दी, जिसके बाद सीमो ने अपनी पूरी लाइफ एक सिंपल फार्मर की तरह गुजारी। 1 अप्रैल 2002 को सीमो की 97 इयर्स की एज में नेचुरल डेथ हो गई। सीमो हेहा की लाइफ से इंस्पायर होकर कुल 4 बुक लिखी गई है। उनमें से एक बुक द व्हाइट स्नाइपर के लेखक टैपियो सारेलेनेन ने अपनी किताब में लिखा है कि फिनलैंड ने हमेशा सीमो हेहा को हीरो समझा, लेकिन उन्होंने खुद कभी अपनी तारीफ नहीं की और एक लो प्रोफाइल सरल जिंदगी जीते रहे। तो दोस्तों, ये थी द मोस्ट डेंजरस स्नाइपर सीमो हेहा की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें
और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।